आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। जैसा कि निर्धारित किया गया, आज की क्लास हम जैन लोक के बारे में रखेंगे। लोक को हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं और ये यूनिक कॉन्सेप्ट केवल जैन धर्म में ही मिलेगा। अन्य किसी संप्रदाय में इस तरह का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो जैन धर्म में जिस तरह से प्रस्तुत की गई है, वो शायद आज के विज्ञान द्वारा पूरी तरह से सिद्ध न हो पा रही हो और इस वजह से कई व्यक्ति इस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं। पर सबसे पहले तो हम इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम सोचेंगे कि ये मानना या नहीं मानना, क्योंकि जहाँ श्रद्धा मजबूत होती है वहां तो इजीली बिलीव हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम आज की क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम अपनी बिलीफ को कैसे मजबूत करें इस संदर्भ में, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो विज्ञान से बिल्कुल मैच नहीं खाती। तो फिर वो कैसे सही हो सकती है? कभी मन में थोड़ी भी अगर शंका आ रही है तो उसका निवारण किस तरह से हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट एक क्लास जो इस संबंध में हुई थी जम्बू द्वीप पर आधारित, जिसमें हमने जम्बू द्वीप के विभिन्न एरियाज को थोड़ा समझा था, उसको ड्रॉ भी किया था और एक डायग्राम बना के उसमें हमने मार्किंग भी की थी कहाँ पर क्या लोकेटेड है, थोड़ा बहुत हमने जाना था। हालांकि वह क्लास भी बहुत संक्षिप्त ही थी और भी बहुत विस्तार से बातें की जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हम बेसिक लेवल का नॉलेज रख लें तो एक आइडिया लग जाए क्या क्या होता है। फिर जिसको ज्यादा रुचि है वो उसमें और भी आगे स्टडी कर सकते हैं। तो लोक के संबंध में सबसे पहले जो हमने मध्य लोक में जम्बू द्वीप को स्टार्ट किया, उसी को थोड़ा और आगे बढ़ा दें। तो देखिए, जैसे जम्बू द्वीप और उसके बाद में जम्बू द्वीप 1 लाख योजन विस्तार का होता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। और उसके आगे आगे उसके चारों तरफ, जैसे जम्बू द्वीप जो है वो एक सर्कल है। सर्कल का मतलब ये गेंद की तरह गोल नहीं है, ये थाली की तरह गोल है। मतलब प्लेन सरफेस है, केवल गोल है। और इसका जो डायमीटर है जम्बू द्वीप का, दैट इज 1 लाख योजन। और एक बात और ध्यान रखिए कि ये 1 लाख योजन की जो बात आती है वो क्या है, कितना उसका साइज होता है। तो पहले हम योजन को भी समझ लें ताकि बाकी भी नाप थोड़ा हमें और क्लियर हो जाए। तो आप में से कोई बता पाएंगे योजन किसे कहते हैं, एकदम संक्षिप्त में? 1 योजन। हाँ धीरेन्द्र जी। सर, आपने जैसे पिछली बार पढ़ाया था ना कि 1 लाख योजन है, तो इसमें हमको 190 में भाग दिया तो 526.32 योजन हुए। तो एक योजन लगभग 12,000 किलोमीटर का होगा। ठीक है, तो इस बिल्कुल हिसाब से ठीक बताया पाँच सौ आपने। छब्बीस इंटू बारह अब देखिए, इसमें दो चीजें प्रचलित है धीरेन्द्र जी योजन के बारे में। जो 12,000 किलोमीटर बताया लगभग, ऐसे कोस में होता है 4,000 कोस का एक योजन माना गया है। और कोस जो होता है, कोस जो अपना एक नॉर्मल माप है, आजकल तो कोस यूज नहीं होता, किलोमीटर्स में ही होती है गणना। लेकिन पहले के जमाने में कोई भी डिस्टेंस कोस में नापी जाती थी कि कोई गांव यहाँ से 4 कोस दूर है, 3 कोस दूर है, साधु साधु विहार करते तो कोस के आधार पे करते थे। वो जो कोस है उसकी कैलकुलेशन लगभग 3 किलोमीटर होती है। हालांकि 3 एग्जैक्ट नहीं होती, 3 में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो फिर भी लगभग 3 मान सकते हैं। तो ऐसे 12 किलोमीटर। अब यहाँ पे फिर मैं 12 किलोमीटर पे आ रहा हूँ, अभी आपने 12,000 कही थी। तो सामान्यतया एक कोस इक्वल टू 12 किलोमीटर। 12 भी लगभग है, एग्जैक्ट 12 नहीं, पौने 12, सवा 12, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट है। तो ये होता है सामान्य कोस। लेकिन शाश्वत जो माप होता है, शाश्वत योजन, वो 1000 टाइम्स बड़ा होता है, 1000 गुना। तो शाश्वत योजन 12,000 किलोमीटर लगभग साइज का हो जाता है। सामान्य कोस जो हम लौकिक व्यवहार में यूज करते हैं ना, उसकी अपेक्षा से तो एक योजन लगभग 12 किलोमीटर का ही होता है। बट यहाँ उसके माप कुछ अधिक होती है। तो जब हम लोक की बात करते हैं तो वहां पर, क्योंकि ये लोक तो शाश्वत है, परमानेंट है, हमेशा था और आगे भी रहेगा, तो यहाँ पर सारी माप 12,000 किलोमीटर के लगभग वाली माप के अनुसार हमें दिमाग में रखना होगा। ठीक ठीक है। है। तो ठीक है अब सर। देखिए, 1 लाख योजन डायमीटर विस्तार व्यास, उतना तो हो गया जम्बू द्वीप अकेला ही। अब हम बात करें कि उसके आगे और क्या। तो देखिए, उसके आगे सबसे पहले तो लवण समुद्र है, जिसका विस्तार 2 लाख योजन। और आप एक इमेजिनेशन ये कर लें
कि 1 लाख योजन का एक सर्कल है, बस उसी के बाहर 4 लाख योजन और विस्तार। तो ऐसे अगर हम देखें तो 1 लाख, सॉरी 2 लाख, मतलब 2 लाख हुआ तो 2 लाख इस तरफ, 2 लाख उस तरफ, मतलब बीच में 1 लाख और दोनों तरफ 2-2 लाख, तो ये पूरा एक वलय बन जाता है। अब उसको ऐसे कल्पना कर लें कि टोटल 5 लाख डायमीटर का एक एरिया, जिसके अंदर बीच में 1 लाख योजन का जो पोर्शन है वो है जम्बू द्वीप, और फिर बचा हुआ हिस्सा वो हो जाएगा लवण समुद्र। मतलब एक रिंग बन गई है। बीच का पोर्शन अगर निकाल दे किसी सर्कल में से, कोई थाली में से बीच का एक कोई पार्ट हम सर्कल एक छोटा निकाल दे, तो वो कैसा शेप बनेगा? रिंग जैसा ही बनेगा। तो वो शेप में लवण समुद्र भी है। अब उसके बाहर अगेन डबल साइज। इसमें देखिए, एक तो ये ध्यान रखें, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, इस सीरियल से ये सारी लोकेशंस होती हैं और साइज हो जाती है डबल। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है तो लवण समुद्र 2 लाख योजन का। अब उसके बाद जो आता है धातकी खंड, वह हो जाता है 4 लाख योजन। देन धातकी खंड के आगे वाला कालो दधी समुद्र, वो है 8 लाख योजन। उससे और अगर हम आगे बढ़े तो फिर पुष्कर द्वीप आता है 16 लाख योजन का। पुष्कर द्वीप के आगे जाएंगे तो फिर पुष्कर समुद्र आएगा 32 लाख योजन का। पुष्कर द्वीप, पुष्कर समुद्र के बाद आएगा अगला द्वीप, उसका नाम है वरुण द्वीप। वरुण द्वीप के बाद वरुण समुद्र। नाप डबल होती जा रही है। वरुण द्वीप हुआ 64 लाख योजन का, वरुण समुद्र होगा 128 लाख योजन। आप कल्पना करें, 128 लाख योजन इंटू 12,000, कितना किलोमीटर विस्तार है वरुण समुद्र का। देन वरुण समुद्र के बाद आता है क्षीर द्वीप। क्षीर। अब जो देखिए, प्रथम दो जो थे ना, जम्बू द्वीप के साथ लवण समुद्र, धातकी खंड के साथ में कालोदधी समुद्र, यहाँ तो द्वीप का नाम अलग था, समुद्र का नाम अलग था। अब आगे सारे जो द्वीप के नाम है वही समुद्र के नाम है, पुष्कर से ही चालू हो गया है। तो मैं केवल एक द्वीप का नाम बोलूंगा, समुद्र का नाम आप अज्यूम कर लेना। तो तीसरा नंबर का द्वीप हो गया पुष्कर द्वीप, उसके बाद में पुष्कर समुद्र, वरुण द्वीप, वरुण समुद्र, क्षीर द्वीप, क्षीर समुद्र, घृत द्वीप, घृत जिसको घी को बोलते हैं ना, घृत। क्षीर दूध को बोलते हैं, और घृत घी को बोलते हैं, तो घृत द्वीप, घृत समुद्र। देन इक्षुवर द्वीप। इक्षुवर, इक्षुवर मतलब जो गन्ने का रस होता है जिससे वर्षी तप पे पारना होता है। देन इक्षुवर समुद्र। उसके बाद आता है नंदीश्वर द्वीप। तो ऐसे अगर हम द्वीप को 1 नंबर दे, समुद्र को 2 नंबर दें, तो 15 नंबर पे नंदीश्वर द्वीप आएगा, और उसके आगे नंदीश्वर समुद्र हो गया। उसके बाद जो नाम आते हैं वहां पर एक नाम से मिलते जुलते 3 द्वीप के नाम कंटिन्यू आएंगे, जैसे अरुण द्वीप, अरुण वर द्वीप, अरुण वर भास द्वीप। उसके बाद कुंडल द्वीप, कुंडल वर द्वीप, कुंडल वर भास द्वीप, रुचक द्वीप, रुचक वर द्वीप, रुचक वर भास द्वीप, और इन्हीं सेम नाम के समुद्र भी आ जाएंगे। तो मतलब एक नाम से अभी छह छह अपने क्लियर होते जा रहे हैं। मतलब अरुण, कुंडल और रुचक, बस 3 शब्द अगर याद हो गए तो हमने मानो 18 और द्वीप समुद्रों को देख लिया। तो नंदीश्वर के आगे आने वाले केवल 3 शब्द याद कर ले, अरुण, कुंडल और रुचक, ये नोट भी कर सकते हैं। तो उससे आपको फिर अरुण द्वीप, अरुण समुद्र, अरुण वर द्वीप, अरुण वर समुद्र, अरुण वर भास द्वीप और अरुण वर भास समुद्र, ऐसे आप छह छह द्वीप समुद्र मिला करके क्लियर करते जाएं। तो अब तक हमने जैसे 34 तक के नाम कर लिए हैं, और मेरी जानकारी में इतने ही नाम उपलब्ध हैं आगमों में। इससे अधिक और कोई ग्रंथ में मिल जाए तो मिल जाए। तो ये 34 तक के द्वीप समुद्र हमारे क्लियर हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं रुचक वर भास समुद्र की, जो 34 नंबर पे आ रहा है, उसका जो साइज है, उसका जो विस्तार है, वह कितना हो जाएगा? आप कल्पना कर सकते हैं क्या? 858.99 करोड़, मतलब लगभग 859 करोड़ योजन। उतना विस्तार वहां पहुंच जाता, डबल डबल करने से ही 34 नंबर पे ही। हाँ धीरेन्द्र जी। सर ये जो योजन है वो बढ़ते जाएंगे गुणा में, जैसे 1 से 4, 4 से ऐसे 16, तो ये ऊपर की ओर जाता है या ऐसे जाएगा? मतलब मतलब वर्टिकल जाएगा या वैसे जाएगा सर? वर्टिकल तो है ही नहीं, सब हॉरिजेंटली बढ़ रहे हैं ना, ऐसे तिरछे तिरछे में, ऐसे इस जाएगा तरह ना, से बढ़ता ऐसे ऐसे। जाएगा।
हाँ। ऐसे सीधा तो नहीं जाएगा, सीधा ना जाए ना, तो ऊपर। हाइट में तो कुछ है ही नहीं, हाइट का तो फिर ऊर्ध्व लोक में पहुंच जाते हैं, वहां तो देवलोक है। ये चौड़ाई में इतना हो गया है ना। ये चौड़ाई में हो रहा है, मध्य लोक जो भी है ना वो पूरा चौड़ाई में विस्तार में है, हाइट में तो बहुत कम है। नहीं तो फिर चौड़ाई बहुत ज्यादा है हाइट से, 14 रज्जु से ज्यादा हो जाएगी क्या ये? नहीं 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 नहीं, सुनिए मेरी बात, ये एक रज्जु भी नहीं होगा, अभी तो ये पूरा करते 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 जब स्वयंभू रमण समुद्र तक पहुंचेंगे ना तब जाके एक रज्जु हो पाएगा। अच्छा। असंख्य द्वीप समुद्र डबल डबल डबल, तो आप इससे आइडिया लगा ले कि एक रज्जु कितना बड़ा होता है। ये भी एक नापने का तरीका हो गया, ऐसे हम कहते हैं एक रज्जु की साइज का एक तरीका तो होता है कि कोई देवता जो एक भार का एक साइज दिया गया, बहुत बहुत हेवी, मतलब कितने टनों वाला लोहे का गोला फेंके, तो उसको 6 महीने लगता है एक रज्जु एक में। रज्जु पार करने में। तो उतना मतलब एक एक वो भी उपमा से बताया गया। अब यहाँ पर एक और कैलकुलेशन आ गया, 1 लाख इंटू, वापस डबल करो डबल करो डबल करो डबल करो, फिर उन सब संख्या को जोड़ते जाओ, तो हम्म। एक असंख्य द्वीप समुद्र पहुंचेंगे ना तब जाकर के अपना एक रज्जु कंप्लीट होता है। तो ऐसे बहुत ही बड़ा होता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये तो अभी 34 नंबर पे पहुंचे जहां पर 859 करोड़ लाख योजन योजन का ये हाँ, बन जाता है, 859 करोड़ लाख योजन का। करोड़ करोड़ को लाख। वापस लाख से भी गुणा करना है। करोड़ लाख। हाँ करोड़ लाख, क्योंकि वो 1 लाख 2 लाख वो लाख योजन तो चल ही रहा है ना पीछे, उसी संख्या को 1 2 4 वो पहुंच गई है 859 करोड़ तक, डबल डबल करने में। अब देखिए ये क्या होता है ना, ऐसे आगे और भी बहुत सारे द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र आते रहेंगे, फिर वापस ये नाम रिपीट भी हो जाते हैं, फिर से जम्बू द्वीप लवण समुद्र, नाम खाली रिपीट हो रहे हैं बट वो संख्या डबल होती जा रही है। तो उसके आगे कभी कहीं जम्बू द्वीप आएगा, वो तो कितना ही मतलब बड़ा साइज का होगा डबल डबल करने में। अब उसके बाद में ऐसे करते 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 अंत के 5 द्वीप, मैंने लास्ट क्लास में बताई भी थी ये बात, कि अंत के जो 5 द्वीप है वो यूनिक नाम वाले हैं, वो नाम रिपीट नहीं होते हैं। तो वो जो अंत के 5 नाम है वो भी एक ध्यान में रख लें। सबसे पीछे जो लास्ट है द्वीप, वो तो आपको पता ही होगा, स्वयंभू रमण द्वीप और फिर स्वयंभू रमण समुद्र, द्वीप समुद्र का नाम आप सेम ही चलेंगे। तो अंतिम समुद्र होता है स्वयंभू रमण समुद्र, जिसका विस्तार आधा रज्जु है। उसके बाद उसका जो द्वीप है स्वयंभू रमण द्वीप, वह भी 25.25 रज्जु, मतलब 1/4 रज्जु जितना खाली द्वीप हो गया। तो केवल 75% एरिया इस पूरे मध्य लोक का तो मानो स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र ने ही रोक दिया, 75%। अब इतने असंख्य द्वीप तो खाली 25% में ही चल रहे हैं। उसके बाद उससे पहले के, अब मैं उल्टा सीरियल से बता रहा हूं, मतलब 1 नंबर पे है देव द्वीप, 2 नंबर पे है नाग द्वीप, 3 नंबर पे है यक्ष द्वीप, 4 नंबर पे है भूत द्वीप, और फिर 5 नंबर पे स्वयंभू रमण समुद्र। तो ये अंतिम 5 द्वीप और फिर उनके साथ साथ समुद्र। तो अगर आप कल्पना करें इन अंतिम 5 को हम निकाल दें, तो बचे हुए द्वीप समुद्र कितने एरिया में आ सकते हैं, कोई बता सकते हैं कितना एरिया, परसेंटेज में अगर हम बात करें कि एक रज्जु के कितने परसेंट में इन 5 द्वीप समूह को छोड़ दें तो कितने एरिया में वो आ सकते हैं। ठीक है, कोई हंड्रेड नहीं, मैं ही बता दूं। देखिए, अब हम उल्टा गिनते हैं, सबसे अंतिम जो था स्वयंभू रमण समुद्र आधा रज्जु का है, उसके बाद स्वयंभू रमण द्वीप वो पाव रज्जु का हो गया। अब उसके बाद में जो आ रहा है भूत समुद्र, भूत समुद्र कितना होगा, आधा रज्जु का भी आधा, क्योंकि देखिए जैसे डबल हो रहा तो वैसे अंदर अंदर जाएंगे तो हाफ होता जाएगा, लवण समुद्र के बाद जम्बू द्वीप हाफ हो गया, पुष्कर के बाद में कालोदधी समुद्र हाफ हो गया, तो ऐसे ही हम अब बाहर से अंदर आएंगे तो वो भी हाफ हाफ होता जाएगा। तो उस तरह से अगर हम देखें तो उसके बाद का जो पोर्शन था, अब वो 25% रज्जु ही बचा था, 0.25 रज्जु, उसमें से भी, क्योंकि उससे पहले वाला देखिए आधे पहले आधा रज्जु, उसका आधा हो गया 0.25 रज्जु, फिर 0.125 रज्जु हो गया अकेला भूत समुद्र, फिर 0.6125, मतलब 12.5 का भी आधा, उतना हो जाएगा भूत द्वीप। तो ये भूत द्वीप और भूत समुद्र ये मिलके ही 20% हो गए लगभग। अब अगर 20% यही हो जाते हैं और 75% हो तो 5% ही बचा है। अब उसमें भी आप कल्पना करें और 3 द्वीप समुद्र निकाल देंगे तो क्या बचेगा, हार्डली 2%। मतलब 98% पोर्शन तो केवल अंतिम 5 द्वीप समुद्र ने ले लिया। ये इसकी स्पीड है बढ़ने की, देखिए डबल 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 होकर के। अब 2%, एक रज्जु का 2% उसमें ही
असंख्य द्वीप समूह समुद्र आ गए। तो हमने जम्बू द्वीप से स्टार्ट करके स्वयंभू रमण समुद्र तक के मध्य लोक के द्वीप समुद्रों को थोड़ा जाना है, उनके कुछ नाम का भी समझा है, और कुछ उसका एक आइडिया लिया है कि कैसे ये ग्रोथ हो रहा है, और अगर पीछे से बाहर से अंदर आ रहे हैं तो कैसे साइजेस मैप कर सकते हैं। अब एक और बात थोड़ा सा ध्यान में रखें कि ये जो समुद्र होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट समुद्र, उसका पानी कैसा होता है। तो देखिए, लवण समुद्र का पानी तो होता है खारा नमक जैसा, जैसे हमारे अरब सागर आदि में जो पानी होता है ना, वो लवण समुद्र के पानी जैसे ही समझ लें। और ये पानी भी बेसिकली लवण समुद्र से ही यहाँ आता है। लवण समुद्र बहुत बड़ा है, वहां से कुछ नाले निकले होते हैं, वहां से कुछ पानी अंदर आ जाता है जम्बू द्वीप में, बस वही जो अंदर आया हुआ पानी है ना, उसी से ये सब समुद्र बन गए। तो बेसिकली जो समुद्रों का पानी हम जनरली, कभी आपने टेस्ट किया हो, मुंह में गया हो, कभी समुद्र में गए और वहां पे, तो वो जो खारापन होता है ना, वही एक्चुअली लवण समुद्र का पानी वैसा ही खारा है। तो मानो पानी नमक की तरह का टेस्ट होता है। उसके बाद में एक वरुण वरुण समुद्र जो है, उसका पानी होता है मदिरा की तरह। मदिरा का जो टेस्ट है, वैसा टेस्ट उस पानी का भी होता है। क्षीर समुद्र का पानी, जैसा उसका नाम है क्षीर, वैसा ही दूध जैसा होता है। फिर घृत समूह का पानी भी उसके नाम से ही समझ ले घी जैसा होता है। कालोदधी समुद्र का पानी जो होता है ना, वो नाम से भले कालोदधी, लेकिन वहां कोई काला काला नहीं होता है, वो पानी साधारण पानी होता है, नॉर्मल पानी, ऑर्डिनरी पानी, यूं समझ लो 7 pH का जो सामान्य क्लियर वाटर होता है, वह ये पानी है। और पुष्कर समुद्र का पानी भी साधारण पानी है। एक स्वयंभू रमण समुद्र है, उसका भी पानी नॉर्मल क्लियर वाटर होता है। ठीक है, तो 3 समुद्र हो गए, कालोदधी, पुष्कर और स्वयंभू रमण, जहां पर उसका पानी नॉर्मल होता है। अब बचे हुए जितने समुद्र है, असंख्य द्वीप समुद्र में से बचे हुए जितने भी समुद्र है, उन सब का पानी कैसा होता है, तो बता सकते हैं, ध्यान में है किसी को। सर इक्षुरस के जैसा, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि बिल्कुल, मतलब मिठास लिए हुए होता है वह पानी, इक्षुरस की जैसा। तो ये पानी का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट भी हमने समझ लिया। अब हम लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये मानो जम्बू द्वीप की जो बात की, मध्य लोक को हमने एक बार बेसिक समझा है। और एक चीज, नंदीश्वर द्वीप की बात लास्ट क्लास में ऐसे हो चुकी है, थोड़ा सा वापस बता दूं। नंदीश्वर द्वीप को एक विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ तक देवता जाते हैं, उसके आगे देवता नहीं जा सकते। तो उसके आगे कौन जाते हैं फिर, उसके आगे केवल तिर्यंच होते हैं। नरक गति के जीव तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने एरिया से बाहर नहीं निकलते हैं। मनुष्यों की सीमा हो गई 2.5 द्वीप की, और देवताओं की सीमा हो गई 15 द्वीप की। उसके आगे जितने भी द्वीप समुद्र, वहां केवल तिर्यंच रहते हैं। और तिर्यंच में सब तरह के तिर्यंच वहां होते हैं। समुद्रों के अंदर जलचर प्राणी भी होंगे, स्थल के ऊपर स्थलचर प्राणी भी होते हैं, तो वो पूरा एरिया मानो तिर्यंचों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और नंदीश्वर द्वीप, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया, बहुत ही अच्छा स्थान है, खूबसूरत स्थान है। देवता वहां पर्यटन के लिए भी जाते हैं, कोई विशेष उत्सव मनाने भी जाते हैं, ऐसे बहुत सारे पर्पज से जाते रहते हैं। उत्सुकतावश भी जाते हैं, देखने के लिए भी जाते हैं, उसके बारे में इतना सुना होता है देवताओं ने कि उत्सुकतावश जाते हैं, चलो देख के आते हैं ऐसा क्या है वहां। तो ऐसे बहुत ही विचित्रताएं, विविधताएं इस लोक की। हम जिस एरिया में है ना, वो तो मानो कुएं के मेंढक, एक छोटे से एरिया को देख करके बस हम वहीं पर विज्ञान के द्वारा खोज किए जा रहे, लेकिन मतलब भगवान ने, केवल ज्ञानियों ने जो ज्ञान हमें दे दिया है अपने प्रज्ञा से, अपनी मतलब अनंत ज्ञान की क्षमता से, वो हमें सहज में उपलब्ध है। तो अगर हम श्रद्धा कर सके तो हम उस सबको स्वीकार कर सकते हैं। इतने बड़े लोक में हम कहाँ हैं, और इस लोक में और क्या क्या चीजें हैं, ये सारी बातें हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ धीरेन्द्र जी। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो कैलकुलेशन है और है, ये केवल ज्ञानी अपने ज्ञान से कर लेते थे क्या? इतना रज्जु है, ये इतना है, इतना है, वो कैसे हुआ? देखिए, अब ये सब बातें जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में उपलब्ध हैं। जम्बू द्वीप क्या? प्रज्ञप्ति उपांग है, अंग नहीं है। उपांग। उपांग। ठीक है, उपांग और अंग में अंतर क्या होता है। अंग तो मानो भगवान महावीर के प्रवचनों पर आधारित गणधरों द्वारा लिखे गए सूत्र का कलेक्शन है। उपांग जो होते हैं ना, वो 14 पूर्वधारी या 10 पूर्वधारी, मिनिमम 10 से लेके 14 पूर्वधारी जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने लिखा है। और उन्हें भी जब पूर्वों का ज्ञान था, तो उसमें से कई बातें तो दृष्टिवाद आगम से आ गई, मतलब दृष्टिवाद जो लुप्त हो गया है, 12वां अंग, उससे ले लिया गया। 14 पूर्व जिसमें होते हैं, तो 14 पूर्वों से काफी कुछ
एक्सट्रैक्ट किया गया, क्योंकि वो 14 पूर्व के ज्ञाता थे या 10 पूर्व तक के ज्ञाता थे, तो वहां से उन्हें बहुत सारी बातें ध्यान में थी, उस आधार पर उन्होंने ये ग्रंथ लिख दिए। तो आवश्यक नहीं कि ये सारी बातें केवल ज्ञानियों ने ही कही हो। 14 पूर्व ज्ञानियों का नॉलेज भी केवल ज्ञानियों के समकक्ष होता है, पढ़ करके उन्होंने पढ़ लिया 14 पूर्वों से और उस आधार पर है। और 14 पूर्व का ज्ञान तो भगवान ने दिया हुआ, मतलब केवल ज्ञानी तीर्थंकर आदियों ने दिया है। तो बस इतना ही समझे हम, जो अवेलेबल है डेटा। अब उस आधार पर हमें कितना ट्रस्ट करना नहीं करना है वो अब हमें सोचना है। बट ये उपांग जो है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, उसका पार्ट है, उसमें ये सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके कुछ इमेजेस के थ्रू लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, लोग का एक इमेज आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ। ठीक है, इस तरह का एक शेप होता है। इसको समझाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, आगम जो लिखे गए ना वो सब थ्योरेटिकल लिखे गए, वहां पे डायग्राम्स नहीं थे। एक सबसे बड़ी जो बात लगती है लोक के संबंध में, कि जो भी बातें जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में उपलब्ध है, ये अन्य आगमों में, अन्य कई आगमों में भी इसकी बहुत सारी जानकारी है। ठाणम आगम में बहुत कुछ मिल जाता है, और भी बहुत सारे आगम है जिसमें लोक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। तो वो जानकारियां जो भी है ना, वो सूत्र फॉर्मेट में है, थ्योरेटिकल फॉर्मेट में है। और टेक्स्ट फॉर्मेट में जब कोई बात बताई जाती है और उसको विजुलाइज करके कोई चीज बनाई जाती है, तो ये फिर बाद के आचार्य बुद्धि से ही कर पाते हैं। और जहां बुद्धि से कोई चीज करते हैं तो वहां थोड़ा बहुत डेविएशन पॉसिबल है, लेकिन मेजर चीजें जो थ्योरी में बताई गई उसी को बेस बना करके ये सब डायग्राम बनाए जाते हैं। तो अब जैसे इस चित्र में आप देखेंगे, तो इसमें जो शेप है पूरे लोक का, वो उसको ऐसे कल्पना करते हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसने कोहनियों को इस तरह से किया हुआ है। आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं? कंधे तो दिख रहे हैं। इस तरह से हाथ फैले हुए कोई व्यक्ति और पैर भी चौड़े करके खड़ा हुआ है, उस तरह का ये शेप लोक का माना जाता है। अब देखिए, ये 14 रज्जू जो है ना, नीचे से अगर चालू करें, 1 2 3 4, माउस दिख रहा है ना, 5 6, ऐसे चालू करते करते जब हम 14 रज्जू तक पहुंच रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो वहां पर ये तो हो गया मध्य लोक। आप देख पा रहे हैं ना माउस? हाँ। यस सर। इसके यस बाद सर। इससे ऊपर वाला पोर्शन हो गया ये सारा ऊर्ध्व लोक। तो वैमानिक देवता इस एरिया में रहते हैं। उसके बाद नीचे जो है ना, ये प्रथम नारकी, और ये द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठी और सातवीं, ये 7 नारकियां हैं। अब नारकियां भी आप देखेंगे ना, तो नीचे नीचे अब इसकी जो चौड़ाई है ना, नीचे से ये जो पॉइंट है नीचे वाला लाइन, ये 7 रज्जू है। यहाँ पर ये एक रज्जु है। जिस एक रज्जु की अभी हमने बात की ना, जम्बूद्वीप, उसके आगे लवण समुद्र आदि आदि स्वयंभू रमन समुद्र तक, ये पूरा इस एरिया में, इतने से एरिया में ये सब आ जाता है। जैसे धीरेन्द्र जी आपने पूछा ना कि ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ऐसे ऊपर हाँ नहीं हाँ, बढ़ता है, ये बस इधर ही फैल रहा है। इधर ही इस फैला तरफ है भी इस तो। तरफ भी, दोनों बस इस तब भी एरिया में बहुत पूरा। छोटा है सर, ये बहुत बहुत छोटा छोटा है है, ये तो। इसको और थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ, नहीं वैसे हाँ, फिजिकली वो तो एक छोटा रज्जु ही बहुत रहेगा, छोटा उसको है। तो मैं बड़ा नहीं कर सकता हूँ। सर ये बुक वो है क्या, लोग की शेयर करें कोई मंदिर में? हाँ, ये उसी ये उसी साधु बुक मार्ग से ही की है। एक संत है विजय मुनि, शायद उनकी होगी है हाँ, क्या? ये मैंने पढ़ी इमेज हुई है मैंने ये। उसी बुक से ली है। तो बहुत ये हो अच्छा है गया वहां पे मध्य लोक। मध्य लोक में देखिए असंख्य द्वीप समूह इस तरह से हैं। और ऐसे इसकी जो हाइट होती है ना मध्य लोक की, वो केवल 1800 योजन है। ओनली 1800 योजन। सर ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये हमारा हाँ पूरा वो है ना मध्य लोक। हाँ, ये पूरा मध्य लोक है बिल्कुल। और ये मेरू पर्वत काफी बड़ा है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा बड़ा दिखा दिया। ये 1 लाख तो योजन हो गया ना 1 लाख हाइट में? योजन तो वैसे बहुत छोटा होगा एक रज्जु के सामने, हाँ। बट ऐसे देखें तो या तो एक बिंदु जितना ही आएगा। बट ठीक है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन समझाने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। तो इससे कुछ, हम जैसे बोलते हैं ना, कोई भी मैप होता है तो उसमें वो पैमाना उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं है मैप। ये केवल एक समझाने की दृष्टि से ही है। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच में एक वर्टिकल लाइन जैसी वर्टिकल एक आकृति दिख रही है ना, इसका शेप हम बेलन हाँ जैसा सर। मान लें। तो ये बेलन जैसा जो बीच में एक या एक खंबा मान त्रस लें, पिलर जैसा, त्रस नाड़ी। इसको बोलते हैं त्रसनाड़ी। ये एक रज्जु, क्योंकि यहाँ पे एक रज्जु है ना, बस उसी एक रज्जु में ऊपर भी जा रही। तो अब एक चीज ध्यान रखें, कृष्णा।
कि नीचे भले 7वीं नारकी, नीचे वाली तो 7 रज्जु तक फैली हुई, लेकिन उसमें बीच का एक रज्जु में ही नारकी के जीव रहते, क्योंकि वो भी पंचेंद्रिय जीव है, त्रस जीव है, तो त्रस जीव तो त्रस नाड़ी के बाहर जा ही नहीं सकते। तो ये सब पोर्शन है केवल तिर्यंची है। यहाँ पे नरक के जीव सिर्फ इतने ही एरिया में, 7वीं नारकी में भी इतना ही एरिया, छठी में भी इतना ही है, तो एरिया सबको सेम ही मिल रहा है, दिखने में बड़ा दिख रहा है। सेम बात देवलोक की भी है। देवलोक में भी जितने देव है सब त्रस नाड़ी में ही है, बाहर के एरिया में कोई देवता नहीं होता, इस तरफ कहीं देवता नहीं है। ठीक है, अब ये एक बेसिक चीज हो गई है। इस पे कोई अभी तक प्रश्न आ रहा है बेसिक लेवल पे, तो वो हम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अलग अलग ऊर्ध्वलोक और अधोलोक को हम अलग से और भी करेंगे। यहाँ एक साइज और देख लीजिए, ये जैसे नीचे सर यहाँ 7 पे रज्जु तो थी ना, वैसे ही धर्मास्तिका और होता है क्या? त्रस नाड़ी के बाहर धर्मास्तिका और तो है ही। धर्मास्तिका सब है ना, लोक में सब जगह है, धर्मास्तिका है, हाँ, लेकिन धर्मास्तिका यहाँ है, वो आकाश रहते सब नहीं है। है, जीव नहीं हाँ, रहते। नहीं जीव नहीं, नहीं त्रस, रहते क्या? त्रस जीव, त्रस केवल नहीं त्रस जीव है, रहते। स्थावर तो बाहर जा सकते हैं। हाँ, त्रस नहीं रहते। ठीक है। त्रस नहीं रहते, द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के वो त्रस नाड़ी में ही रहते हैं। अब एक ये जो चौड़ाई यहाँ आ रही ना, इसकी भी साइज समझ ले। ये साइज कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक 5 रज्जु। 5 रज्जू। ठीक है, ये 5 है, ये 7 है। और एक खास बात है, इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब जैसे घनत्व जिसको हम कहते हैं, वो है 343 रज्जु का। अब वो कैसे होता है ना, आप चाहें तो इस पे थोड़ी सी, मतलब जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी हो, थोड़ा इस पर रिसर्च करना चाहे, आप नाप के देखें कि 343 रज्जु कैसे आ सकता है। ये पूरा 3D डायग्राम है, मतलब जितना ये लेफ्ट टू राइट है ना, उतना ये अंदर और बाहर भी है, वैसा हम जूम करें। हाइट में तो है ही है। अब मान लो दिशा की बात करें, तो समझो एक नॉर्थ होगी, एक साउथ होगी, एक ईस्ट होगी, एक वेस्ट होगी, तो चारों ही दिशाओं में ये फैला हुआ है। और फिर ऊपर नीचे तो अलग है ये बात। तो ऐसे अगर वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो 343 रज्जु का वॉल्यूम इसमें आ जाएगा। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को कैलकुलेशन करके है ये जैसे हाँ, हम लंबाई करते थे चौड़ाई ना ऊंचाई तीनों मैथमेटिक्स मिलती है, तीन चीजें, 3 डायमेंशन होता है ना, तभी घनत्व निकलता है, वॉल्यूम तभी निकलता है। नहीं हम्म। तो एरिया 2 डायमेंशन में तो एरिया निकलता है, एक डायमेंशन में लेंथ निकलती है, 2 डायमेंशन में एरिया निकलता है, और 3 डायमेंशन में उसका हाइट वॉल्यूम में निकलता है, जिसको हम घनत्व भी कहते हैं। इंटू। ठीक सर है, इसका यहां तक। सर विदित क्या होता है इसका, फिर सर उसके अकॉर्डिंग तो हम निकाल सकेंगे ना। सर उसकी जो विदित होती है एक सर मिनट ना, वो। अब एक एक करके हैंड रेज करके प्रश्न पूछें। हाँ सर, सॉरी सरिता सॉरी जी सर। सबसे पहले। हाँ सर, इसकी जो विदित है फिर वो क्या होगी सर, इसकी लेंथ तो 7 रज्जू, हाइट हो गई 14 14। रज्जू, हाँ, 14 रज्जू, तो फिर सर इसकी विदित कितनी है क्या लोक चीज की? कितनी है? सर जो ब्रेथ हम करते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, चौड़ाई। हाँ, तो अब चौड़ाई इसमें देखिए, चौड़ाई। हाँ ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। इसमें दो मत अलग अलग है, श्वेतांबर मत अलग कहता है, दिगंबर मत अलग कहता है। दिगंबर मत के अनुसार इसकी जो डीपनेस, हम इसको वर्ड बोलते हैं, डीपनेस जो है ना, वो हर जगह 7 रज्जु है, एवरीवेयर। अच्छा। एवरीवेयर 7 रज्जु, ये दिगंबर परंपरा कहती है। और श्वेतंबर परंपरा ये कहती है कि जितनी उसकी चौड़ाई है, उतनी ही उसकी मतलब डेप्थ है। चौड़ाई से मैच कर लीजिए, लंबाई तो 14 रज्जु हो गई, लंबाई तो चलो कोई उसमें है नहीं डिफरेंस, और चौड़ाई जैसे नीचे 7 रज्जु है, तो जहां 7 रज्जु है वहां पर उसकी डेप्थ भी 7 रज्जु है, जहां 1 रज्जु है वहां उसकी डेप्थ भी 1 रज्जु है। क्योंकि अब अगर हम जम्बू द्वीप की कल्पना करें, तो जम्बू द्वीप के बाद जैसे समुद्र समुद्र समुद्र, तो ये तो सब सर्कल में बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम एक तरफ तो पूरा 1 रज्जु माने और दूसरी तरफ 7 रज्जु माने, तो बाकी में क्या है? ये तो पूरा सर्कल है, वलयाकार तो है नहीं। आज स्वयंभू रमण समुद्र वो भी सर्कुलर है, तो वो भी तो 1 रज्जु, अगर इधर 1 रज्जु तो उधर भी 1 रज्जु ही होना चाहिए। तो ऐसा श्वेतांबर परंपरा तो उस आधार पर ऐसा ही मानती है। बट दिगंबर परंपरा का ये कहना है कि अगर हम इसको 7 रज्जु न माने, तो फिर 343 का कैलकुलेशन नहीं बैठता। हाँ सर, तो उसी इस से आधार बेटर पर है। वो 7 रज्जु मानते हैं। हाँ। बट लॉजिकली 7 रज्जु तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि केवल हम अकेले मध्य लोक की बात करें, तो यहाँ 7 रज्जु कैसे होगा, फिर बाकी एरिया में क्या है, वो चीज कहीं कुछ आती नहीं है। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि डेप्थ भी मध्य लोक की 1 रज्जु ही है, मतलब ऐसे भी 1 रज्जु और ऐसे भी 1 रज्जु। ठीक है, और कोई जिज्ञासा किसी की? तो आगे बढ़े अब। अब देखिए, ये नेक्स्ट इमेज, इसी को थोड़ा सा जूम किया गया, ये है अधोलोक का।
तो अधोलोक में क्या क्या चीज होती है, कैसे होती है, उसको थोड़ा समझ रहे हैं हम यहाँ। अब इसमें एक तो जो मोटाई वाली बात आ रही है, जैसे सबसे पहले प्रथम नारकी, 7 नारकी होती है, वो पता ही है सबको, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि आदि। 7 नारकियों के नाम किसी को याद है? एनीवन नोज याद है द? सर। हाँ, एक बार बता दीजिए। कौन बता रत्न रहे हैं? प्रभा, रत्न प्रभा। रे, रेखा जी, एक बार आप बता दीजिए, रेखा जी चोरडिया। जय जिनेन्द्र सिंह। रत्न प्रभा, शर्करा एक मिनट प्रभा, रेखा जी, एक बार आप रुक बालूका। जाइए, एक बार रुक जाइए आप। नेक्स्ट और किसका हाथ रहे? ये नहीं है, और किसी को ध्यान में है नाम? मंजू जी, आप बता दीजिए। हाँ सर, पहली रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा नहीं प्रभा, नहीं नहीं नहीं, तीसरी। मंजू जी, मंजू जी ये भी नाम नहीं है, एक बार आप रोक दीजिए। अच्छा और अच्छा किसी को जो अच्छा पक्का सर, ये ध्यान में तो है नाम वो बताएं। तो मैं सरिता बताऊं जी। संजय? सर मैं धम्मा, बताऊं। वंशा, सेला, हाँ धम्मा, वंशा वंशा, टाइप। सेला, हाँ रिष्टा, अंजना, एक मिनट, एक मग्गा, जन बोले, मालवती। स्पष्ट बोले, क्योंकि सबको सुनना है, एक बार पुनः बोले, एक ही जन। सरिता जी आप बोलिए। धम्मा, पहली घम्मा, दूसरी वंशा, तीसरी सेला, चौथी अंजना, पांचवी रिष्टा, छठी मग्गा, सातवीं ठीक माघवती। है, जैसे आपने नाम बोले ना, वैसे वैसे मैं माउस भी लेके गया हूँ। अब वहाँ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, वो है एक्चुअल उन नारकी नारकी के नाम। ये भी एक ध्यान रखें, 7 नारकी के नाम अलग होते हैं। और ये जो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा आदि जो हम अब तक पढ़ते आए हैं ना, ये नाम नहीं है, ये है उनकी गोत्र। नाम हाँ। और गोत्र दो चीज होती है। हम्म। ठीक है, ये भी एक विचित्र पहेली है। तो प्रियांशी जी, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया ना? ठीक है। तो ये अब देखिए, ये तो नारकियों के नाम हो गए, नारकी की लोकेशन हो गई, पहले ऊपर पहली नारकी, फिर दूसरी नारकी, तीसरी, इस तरह से ये सीरियली अरेंज है। अब इनमें क्या होता है, इसकी मोटाई, मतलब एक नारकी की जो मोटाई है ना, वो है 1,80,000 योजन। उसके बाद बीच में जो गैप है ना, वो बहुत बड़ा गैप होता है। वो अगेन फिर असंख्य योजन जैसा हो जाता है, क्योंकि रज्जू की नाप में फिर असंख्य योजन ही आते हैं। तो ऐसे देखें तो 1,80,000 योजन तो बहुत छोटा सा हुआ। ये उसकी प्रथम नारकी की मोटाई है। अब इस मोटाई में भी है ना 13 प्रतर आते हैं और 12 अंतर आते हैं। 13 प्रतर और 12 अंतर का मतलब यूं समझ ले कि 12 मंजिल की कोई बिल्डिंग है, और उसमें 13 तो स्लैब्स है, और उसके बीच के हर स्लैब के बीच में जो गैप होता है, जहां पर हम इंसान रहते हैं ना, वो एरिया कहलाता है अंतर। अब इसको भी और थोड़ा हम जूम करके देखेंगे कि रत्न प्रभा में क्या क्या होता है। एक नारकी को समझ लेंगे तो बाकी भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दूसरी नारकी में मोटाई हो गई 1,32,000 योजन। ये सब यहाँ लिखा हुआ पढ़ लें आप। तीसरी में 1,28, फिर 1,20, 1,18, 1,16, 1,8, ऐसे धीरे धीरे इनकी मोटाई कम होती जा रही है। और उसमें प्रतर की संख्या भी कम होती जा रही है। पहले में 13 प्रतर थे, मतलब 12 स्टोरी बिल्डिंग है, ये 10 स्टोरी बिल्डिंग है, ये 8 स्टोरी, 6, 4, 2, और नीचे तो एक ही प्रतर है, तो अंतर होगा ही नहीं, जीरो अंतर। अंतर का मतलब कितने स्लेब है, 2 स्लेब के बीच में ही तो एक अंतर आएगा, तो जब जितने प्रतर होंगे उससे एक कम अंतर हो जाता है। तो ये हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन समझ ली है। और इसमें ना एक 3 शब्दों पे भी ध्यान दे, गनोदधि, तनवाद, तनुवाद भी बोलते हैं, और धनवाद। धन नहीं है ये, एक्चुअली गन है, मिसप्रिंट है। तो गनवाद, तनुवाद और गनोदधि, ये 3 चीजें और यहाँ पे रहती है। तो इसको भी थोड़ा हम समझें। गन का मतलब क्या होता है? पानी। पानी भी कैसा? लिक्विड फॉर्मेट में, मतलब आइस समझ लें। तो उनकी जो एक लेयर्स होती है बहुत बड़ी बड़ी, तो ये 3 लेयर्स हमेशा रहती है। अब इसमें आप देखेंगे ना, तो पहली लेयर हो रही है गनोदधि की। गनोदधि का मतलब हो गया, उदधि मतलब पानी, पानी को गन रूप में, यानी कि सॉलिड वाटर। तो सॉलिड वाटर मतलब आइस फॉर्मेट, तो उसकी एक बड़ी लेयर होती है। उसके बाद तनुवाद का मतलब होता है वायु, वायु आइस फॉर्मेट में। उसको भी बहुत जब ठंडा कर देते हैं ना, तो हवा भी आइस बन जाती है। ये तो आपने पढ़ा होगा साइंस में भी, कि कोई चीज को गर्म करते हैं ना, तो ठोस लिक्विड बनती है, लिक्विड फिर गैस बन जाती है। तो गैस को भी अगर ठंडा करेंगे कंप्रेस करके, तो वो लिक्विड में बन जाती है। जैसे हम रसोई की जो गैस यूज करते हैं, वो लिक्विड फॉर्मेट में हमें मिलती है। और उसको और ज्यादा कंप्रेस करें और ठंडा करें, तो वो फिर आइस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड फॉर्मेट में। तो उसके बाद एक तनुवात होता है, और फिर एक घनवात होता है। तो वो 3 प्रकार की जो लेयर्स होती है, उदधि मतलब पानी की, फिर हवा की, और फिर एक अगेन
गणवात में भी कोई ऐसी एक कोई लेयर होती है, तो वो ये भी बहुत एक स्पेशल चीज है और ये पूरे लोक में हर तरफ होती है, हर बाउंड्री इस तरह से 3 तरीके से होती है। ठीक है, ये अधोलोक के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन एक नारकी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसे ये रत्न प्रभा पृथ्वी, जिसकी छत पर तो रहते हैं हम, ठीक है, ये एरिया हमारा हो गया। अब उसके नीचे जो 160 लाख 180 लाख योजन का जो था, 1,80,000 योजन, 180 लाख नहीं, सॉरी, 1,80,000 योजन, उस एरिया का बाइफर्केशन कैसा है? तो यहाँ पे देखिए 13 प्रतर है, फिर प्रतरों के बीच बीच में अंतर है। तो ये ऐसे समझ लो, ये जैसे 12 स्टोरी बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, ऐसे करते करते, तो नीचे के जो 10 अंतर है ना, उन 10 अंतरों में 10 भवनपति देव रहते हैं। ठीक है, सीरियल से पहले असुर कुमार, फिर नाग कुमार, इस तरह से ये सारे जो यहाँ नाम लिखे गए हैं, वहां वहां ये भवनपति देव रहते हैं। अब इसके बीच में जो प्रतर है, प्रतर का मतलब जो परत है, उन प्रतरों में नारकी के जीव रहते हैं। तो ये बात पहले भी हमारी आई थी कि भवनपति अलग रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये नारकी के जीव यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, ऐसे ये जो छोटी छोटी लाइन दिख रही है ना, ये छोटी लाइन की भी हाइट है ना 3,000 योजन है। 3,000 योजन तो बहुत बड़ा हो गया, 700 योजन से कल्पना करें। अब 3,000 योजन में भी केवल बीच का 1,000 योजन पोला होता है, बस वो जो 1,000 योजन हाइट वाला पोर्शन है ना, वहां नारकी के जीव रहते हैं। तो ऐसे इन 13 प्रतरों में नारकी के जीव रह रहे हैं अलग अलग, और बीच बीच में यहाँ सब जगह भवनपति देव रहते हैं। तो ये आपको एक इमेजिनेशन, आई थिंक इस इमेज से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ कोई प्रश्न हो तो एक बार यही पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सरिता जी। सर मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है। तो इससे तो मेरा वो सर, हमने एक बार सर ज्ञान मीमांसा में एक किया था ना सर, ये मन परिज्ञानी, जो उनका जो क्षेत्र है सर, उस क्षेत्र में आप हमको बता सकेंगे सर, वो कहाँ तक, यहाँ तक कौन सी, जैसे उन्हें यहाँ आया था ना कि रत्न प्रभा की झुल्लक प्रतर से अधस्तन प्रतर तक, सर वो अभी तक वो समझ में नहीं आया कि वो एरिया कौन से, तो यहाँ से समझा दीजिए ना सर प्लीज। तो वो एरिया को लोकेट करना है मुझे। अधस्थल था ना नाम? हाँ, उधरवर्ती से अधस्तन तक, उधरवर्ती मतलब ऊपर वाला, अधस्तन हाँ, मतलब नीचे वाला। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ तक शायद होगा, पूरा यहाँ तक देख सकते हैं, टिल दिस एरिया, अच्छा ऐसा मुझे मतलब, संभावना लग रही। मैं भी श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ऊर्ध्ववती तो ये हो गया, और हम्म शुल्लक प्रतर जब आया तो मुझे लगता है सबसे नीचे वाला प्रतर होना चाहिए। हम्म तो मे भी यहाँ तक पूरा देख सकते हैं, अच्छा, बट आई मतलब एम यानी रियली नॉट श्योर, क्योंकि हम खाली वो बात के आधार पर कल्पना ही कर रहे हैं। मेरे ये चीज मतलब समझी भी नहीं है, एग्जैक्टली समझी भी नहीं है। ठीक है सर। सर अगर आपके ध्यान में आए तो सर कभी आती है ना समझाइएगा ये इसका। इमेज, जब ध्यान में आ गई ना आपको, तो अभी इस इमेज के बेस पर आप कभी कोई साधु साथियों से डिस्कस करके और समझने का प्रयास करना। ठीक है सर, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, और वैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग में आ रही तो आप कभी भी इसका स्क्रीनशॉट भी ले ही सकते हैं। हाँ 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 मंजू जी। सर परमाधार्मी देव भी असुर कुमार देवों के अंतर्गत आते हैं ना? हाँ उसी में आते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी देखिए, ये असुर कुमार देव का जो ब्लॉक था ना, तीसरा अंतर, उसी में परमाधार्मी देव भी रह रहे हैं। हाँ सर, थैंक यू। हाँ दिख गया सर, थैंक यू। हाँ धीरेन्द्र जी। सर ये मेरे पूछना था कि ये जो रतन प्रभा है, जो आप ये पर्ची बता रहे हो रतन प्रभा, तो ये देवता और दोनों इस नार के साथ ही रहते हैं क्या? ये मैं वही प्रतर बोला, तो हो गया, लोकेशन समझ में मैटर आ नहीं गया करती, गति प्रतरों में। सबकी अलग अलग है। ये भवनपति देवों की गति भवन देव गति होगी, और ये बीच में जो है उनकी नरक गति है। हाँ तो ये अब दोनों एरिया तो ऐसे मध्य लोक मिक्स में हो गए मनुष्य क्या? भी रह सकते हैं, व्यंतर देव भी रहते हैं, ज्योतिष के देव भी रहते हैं मध्य लोक में, तो वहां रहने से थोड़ी वो मनुष्य बन जाएंगे। मनुष्य तो हम ही रहेंगे, और हमारे साथ में तिर्यंश भी रहते हैं। तो तिर्यंश तिर्यंश गति के हैं, मनुष्य मनुष्य गति के। वैसे ही देवता नरक भले एरिया वाइज साथ में रह रहे हैं, बट फिर भी वो नरक गति वाले नरक गति के, और वो तो रहते हैं प्रतरों में, ये रहते हैं अंतरों में। तो ऐसे डिफरेंस है लोकेशन की भी। अच्छा, है साथ में, मतलब मिले हुए एक दूसरे के पास थोड़ी जा सकते हैं, जैसे देवता नहीं, नरक पास तो में जा ही देख सकते हैं, सकते हैं। परमाधामी तो जाते हैं ना नारकी में, परमाधर्मी वो तो देव प्रथम जाते 3 नारकी तक जाते हैं, रत्न प्रभा में तो जाते ही, उसके नीचे की 2 नारकी तक भी जा सकते हैं। हैं। और तो एक चीज जैसे और याद रखें, नारकी के जीवों में जो कष्ट होते हैं ना, 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। तो एक कष्ट तो होता है जो वहां की लोकेशन वाइज होता है, मतलब वहां पे बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, वो जो भी वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से
जो कष्ट मिलते हैं, एक तो वो कष्ट होता है। दूसरा कष्ट होता है परमाधार्मी देव वहां जाकर के जो उनको एक्स्ट्रा कष्ट देते हैं वो। और तीसरा कष्ट ये होता है कि नारकी के जीव आपस में झगड़ते रहते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो उनके आपस में लड़ने से एक दूसरे पे जो अटैक करते हैं वो कष्ट अलग होता है। तो ये 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। और ये 3 प्रकार के कष्ट भी सभी नारकी में नहीं रहते, केवल प्रथम 3 नारकी में है। उसके आगे तो 2 ही कष्ट है, क्योंकि परमाधार्मी देव केवल प्रथम 3 नारकी में ही जाते हैं। इन आर्क्यों में जा सकते हैं। नहीं, जो ये प्रतर बने हुए हैं तो वो ऐसे गहराई में जाएंगे क्या सर, नीचे? नहीं, ये जो प्रतर है ना, ये एक मिनट, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये जो हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये है 3000 योजन। इसमें तीन बीच हजार का योजन 1000 योजन जो है ना, वो वहां पे नारकी के जीव रहते हैं, अच्छा, एकदम सेंटर में। बाकी जगह नहीं रहते? बाकी जगह नहीं रहते, बाकी ये सब में कुछ मतलब सॉलिड भरा पड़ा है ऐसा। हाँ, तो सर ये जो देवता वो रहते हैं, ये भवन बने हुए हैं, इसमें चित्र में दिखाया गया है, तो ये भवन भी भवन ऐसे जैसे डमी अपने बना है, नगर और उतने की बड़े तरह भवन बने नहीं हुए हैं होते हैं, क्या? क्योंकि तो बहुत ही बड़ा एरिया है इसका। अगर आप हाइट देखेंगे ना, तो हम्म। 11,583.33 योजन, इतना। अच्छा। इतने में तो क्या देवता, इतने हाइट में तो क्या रहेंगे, बट ये एरिया है, बस उनके लिए ये एरिया रिजर्व है। हाँ, वहां और भी वो आपने ये, एक चीज नोटिस की हो। हाँ बोलिए धीरेन्द्र जी। नहीं जैसे वहां रहते हैं तो वहां अपने जैसे ही है क्या व्यवस्था, ऐसे सड़कें, नदियां, नाला, व्यापार? देवता भी वो करते हैं सब कुछ जैसे हम करते हैं? व्यापार है, आ, धंधा है, बिजनेस है? नहीं, बिजनेस तो वहां नहीं होता। वहां तो उनको तो जो चाहिए वैसे ही मिल जाती है, सोचने से सब हो जाता है, तो बिजनेस टाइप तो नहीं होता, लेकिन फिर भी है ना, कल्प। वहाँ इंद्र आदि की व्यवस्थाएं तो होती है। तो राजा हाँ। प्रजा टाइप का सिस्टम तो है। तो अब वो एग्जैक्ट लोकेशन तो इतना डीपली नहीं पड़ा हुआ मेरे, बट हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल इस तरह मनुष्य लोग जैसा तो नहीं होता होगा, उनका कुछ तो अलग ही होता होगा। ठीक है। अच्छा, एक थैंक चीज यू। अगर किसी ने नोटिस की हो ना, तो इन 12 अंतरों में देखिए 10 अंतर जो नीचे वाले हैं ना, वहां तो 10 भवनपति देव रहते हैं। ये 2 जगह अभी भी खाली पड़ी है, हम्म। तो किसी को प्लॉटिंग करनी हो तो वहां कर सकते हैं। सर नहीं जाना। सर ये बीज ऊपर वाले दोनों, हाँ, सर ऊपर वाले में तो व्यंतर देव नहीं रहते क्या, सबसे ऊपर वाले उसमें? नहीं, व्यंतर देव तो सर, है ना, मुझे लगता है कि यहाँ तो नहीं रहते, ऊपर ही रहते हैं वो तो, मध्य लोक में ही रहते हैं। सर ये यहाँ आता है कि अधोलोक का जो पहला 1000 योजन है, हाँ हाँ आप बोल सकते हैं, 1000 योजन के ऊपर नीचे वाले छोड़ के 100 और बीच के 800 योजन में वे अंतर देव रहते हैं, हाँ, तो ये जो ऐसा? ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन उसमें हाँ, है, हो गया वो सब। उसमें हो गया, हाँ ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समय भी थोड़ा क्लास का कम है अभी। एक अंतर्द्वीप की बात बताई थी, वैसे तो लास्ट क्लास में हो गया था, लेकिन मैं चाह रहा था एक बार वापस इमेज में दिखा दूं। तो जैसे ये जम्बू द्वीप है ना, इसके चारों तरफ, ये जम्बू द्वीप हमने समझा था, नीचे भरत क्षेत्र, ऊपर एरावत क्षेत्र। उसके बाद में जो सेकंड हिमवंत पर्वत आ रहा है, तो वो हिमवंत पर्वत की चुलिका से यहाँ से प्रारंभ होते हैं ये अंतर्द्वीप, ऐसे जा रहे हैं, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये, ऐसे 7-7 हर तरफ जा रहे हैं, तो 7-7-7-7 ऐसे 8 जगह से निकल के टोटल 56 छप्पन अंतर्द्वीप नब्बे बन भी हो जाते हैं। गए। तो इस इमेज से अपने को सारी क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद नीचे वाली एक और इमेज थोड़ा जूम है, इसमें साइज हम समझे तो जैसे एक लाइन जो 7 की चालू हुई ना, तो वो इसका गैप भी यहाँ पे दिया गया है, और उसकी साइज भी है। तो ये 300 योजन यहाँ से दूर है पहला तो, और उसका डायमीटर भी 300 योजन है। फिर 400 मीटर दूर उसका डायमीटर 400 योजन, फिर 500 योजन दूर उसका डायमीटर भी 500 योजन, फिर ऐसे 600, 700, 800, और अंतिम वाला 900 योजन। तो ये हो गया अंतर्द्वीप की लोकेशन, और उसकी भी स्थिति को थोड़ा हमने इमेजिन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊर्ध्वलोक को भी कर लेते हैं। ऊर्ध्वलोक में क्या होता है, क्योंकि अक्सर हमारा वहां जाने की ज्यादा संभावना है। अब तो हम क्या नरक में जाएं, मतलब इतना हम समझ चुके हैं धर्म को, अब तो फटाफट मोक्ष जाना है, तो ऊपर ऊपर ही जाना है। तो देवता भले बने तो बने, बाकी तो हमें सीधा यहाँ जाना है। तो हम थोड़ा सा ऊर्ध्वलोक को समझते हैं, जिसमें देवलोक की स्थितियां भी समझ लेते हैं, और एक सिद्ध लोक को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लें कि जो वैमानिक देवलोक होते हैं, उसका पहले तो 12 विमान होते हैं, 1 to 12। उसके बाद में 9 ग्रेवियक देव होते हैं, और उसके बाद 5 अनुत्तर होते हैं। तो इन 12 का लोकेशन इस तरह से होता है कि पहले और दूसरे का लेवल एक जैसा होता है हाइट में, मतलब पैरेलल ही है वो। पहला देवलोक दूसरा देवलोक साथ ही है मन। उसके बाद तीसरा चौथा भी साथ में ही है। फिर पांचवा छठा सातवां ये क्रमशः अलग अलग लेवल पर होते हैं।
और इनमें भी है ना प्रतर आदि सब बने हुए हैं, प्रतर और अंतर सब इनमें भी हैं। तो कौन कहाँ क्या रहते हैं ना, देखिए एक तो ये भी ध्यान रखना कि पहले और दूसरे देवलोक तक ही देवियां होती है, उसके आगे देवियां जन्म नहीं लेती हैं। तो यहाँ तक ही देवियों को स्थान मिल रहा है। देवियां पहले दूसरे देवलोक की देवियां ऊपर जा सकती है देवताओं का सेक्सुअल मतलब जो उनकी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। अब उसमें भी है ना फिजिकल रिलेशन भी देवता को करने की जरूरत नहीं होती। आगे आगे देवताओं का तो ऐसा क्रम होता है कि कोई तो खाली देख करके ही तृप्त हो जाता है, कोई शब्द सुन के तृप्त हो जाता है, कोई रूप कोई मतलब उनकी कल्पना से ही तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ऊपर ऊपर के देवों में उस तरह की बात आती है। और इनको जब भी रिक्वायरमेंट होती है वो खाली मन में सोचते हैं, देवियां वहां पहुंच जाती है एकदम क्विकली। अब देवियों में भी दो तरह की देवियां होती है। एक तो होती है जो किसी एक देव के साथ, जैसे हमारे यहाँ होता है ना मनुष्य में शादी कर लेते तो एक ही हस्बैंड के साथ ही मतलब पूरी जिंदगी बितानी, तो वैसा भी होता है। कुछ देवियां ऐसी होती है जो एक ही देव के साथ जीवन भर उनके साथ ही उनकी ही मतलब कामनाओं की पूर्ति करती है। और कुछ ऐसी होती है वो कॉमन कोई भी मतलब डिमांड करे कहीं भी जा सकती है, जैसे आज के जमाने में हम कहते हैं प्रोस्टिट्यूट। तो ये हो गया देवियों की बात। उसके बाद देवलोक का सारा क्रम यहाँ दिया वही है। और लोकांतिक देव यहाँ रहते हैं पांचवें देवलोक के पैरेलल वाली जगह पे। उसके बाद किल्विशिक जो देव है ना उनकी लोकेशन भी देख लें। पहले किल्विशिक यहाँ रह रहे हैं, दूसरे किल्विशिक यहाँ है थर्ड फोर्थ वाले एरिया में, और तीसरे किल्विशिक तो पांचवे के भी ऊपर है छठे के पैरेलल में। ऐसे किल्विशिक देवों की लोकेशन होती है। तो ऐसे करके अब जब हम 12 तक पहुंच जाते हैं, फिर 9 ग्रेवियक जो आते हैं ना उनकी लोकेशन, जो अगर हम इसको पूरा एक पुरुष की कल्पना करें ना, कोई पुरुष खड़ा है तो उसकी जो गर्दन की जगह आ रही है उस जगह पे लगभग आने से उसको ग्रेवियक कहते हैं। तो ये 9 ग्रेवियक यहाँ बने हुए हैं। और इनमें इंद्र की भी व्यवस्था आपको ध्यान में होगी कि टोटल 10 इंद्र होते हैं 12 देवलोक में। और फिर आगे इंद्र का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सब अहम इंद्र होते हैं 9 ग्रेवियक में। फिर सबसे ऊपर जो 5 अनुत्तर विमान है, अनुत्तर विमान में भी उसमें वहां पे 5 प्रतर नहीं, एक ही प्रतर में सब एक ही लेवल पे रहते हैं। तो 4 अनुत्तर विमान तो 4 साइड में रह रहे हैं 4 दिशाओं में, और बीच में जो है ना वो है सर्वार्थ सिद्ध। ठीक है, उसके बाद एकदम टॉप पे फिर यहाँ पे एक सिद्ध शिला आएगी, और सिद्ध शिला के ऊपर में सिद्ध रहते हैं। तो ये हो गई हमारी उर्दू लोक की एक बेसिक लोकेशन। और अब हम थोड़ा सा सिद्ध शिला को भी समझते हैं। एक बार सब अनावश्यक कोई ना बोले बीच में, जो भी अनम्यूट मतलब वापस कर लिया करें, म्यूट मतलब म्यूट कर लिया करें, अनम्यूट हो जाते हैं तो। अब कोई यहाँ तक प्रश्न आ रहा है उर्दू लोक के संबंध में? ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सिद्ध लोक को समझ लेते हैं। देखिए ये 9 ग्रेवियक की लोकेशन आ गई, उसके बाद में ये सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर विमान आदि हो गए। अब उसके आगे ये समझने की बात है कि अनुत्तर विमान की लेयर से 12 योजन ऊपर यहाँ सिद्धशिला प्रारंभ हो रही है। और सिद्धशिला चौड़ाई में 45 लाख योजन है और हाइट में है 8 योजन। और इसका शेप ऐसा होता है कि बीच में 8 योजन इसकी मोटाई है। ठीक है, मतलब हाइट यहाँ से सर्वार्थ सिद्ध से 12 योजन है और इसकी मोटाई भी 8 योजन है। 8 योजन बीच में मोटी है, लेकिन साइडों में फिर धीरे 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 कम होते 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 इसका जो अंतिम सिरा है इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये मक्खी के पंख जितना पतला हो जाता है। तो ऐसे क्रमशः ये छोटा होता जा रहा है। तो ये इसका ऐसा कोई शेप है जिसको हमने कल की क्लास में शायद उल्टी छतरी से भी कंपेयर किया था। उल्टी छतरी जो होती है इस तरह से, तो ये वैसे ही शेप हो गया, छतरी को उल्टा रख दिया उन्होंने। तो ये हो गई सिद्धशिला। तो अब जो सिद्ध जीव है वो कहाँ रहते हैं? वो यहाँ कहीं नहीं रह रहे हैं, इसको टच भी नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो बहुत ऊपर रहते हैं। देखिए ये एक, उसके बाद 1 योजन का और एरिया बचता है। सिद्धशिला के बाद सिर्फ 1 योजन और उसके बाद आलोक आ जाएगा। तो अगर हम आलोक से देखें तो ये 1 योजन का एरिया तो मानो सिद्धों के लिए रिजर्व कर दिया। उसके बाद में सिद्धशिला बन गई 8 योजन हाइट वाली, और उसके बाद 12 योजन नीचे आने पर अनुत्तर विमान आ गए। ठीक है, अब इस पोर्शन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये शाश्वत योजन की अपेक्षा से अगर हम गिने, देखिए बात आगमों में ही मिलती है कि शाश्वत योजन 4000 कोस का होता है, और ऐसे सामान्यतः हम जो देख रहे हैं उसमें योजन होता है 4 कोस का। अब हम फिलहाल तो जो शाश्वत योजन बात है उसी को बेस बनाते हैं, बट अगर 4 योजन भी करें तो भी कैलकुलेशन कैसे होगी वो भी हम समझ लेते हैं। तो अगर मान लीजिए वो अपना व्यवहार वाला योजन होता 4 कोस वाला, तो फिर सिद्धशिला के ऊपर केवल इतना ही पोर्शन रहता, यहां से यहां तक का, उसमें से। और ऐसे अगर 4000 योजन है तो 3999 योजन ये इतना खाली रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो
उसका एक मतलब 4000 में से एक वाला हिस्सा हुआ ना, 4000 आउट ऑफ 4000 1 अंश, वो ही यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर शाश्वत योजन है तो ऐसा होगा, और अगर हम माने कि नहीं ये शायद शाश्वत योजन वाली बात कहीं गलत हुई, तो फिर एक योजन वाली बात अगर हम उस तरह से देखें तो भी सिद्धलोक सिद्ध शिला के ऊपर इतना पोर्शन तो आ ही रहा है। तो हम उस पोर्शन का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसमें इसके 6 भाग अगर हम करते हैं तो 1/6 जो टॉप पोर्शन है वहीं पर सिद्ध रहते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो सिर दिख रहे हैं बहुत सारे सिद्धों के, वो सारे ऊपर से सिर सब एक सीट में है, नीचे पैर आगे पीछे हो रहे हैं हाइट में। तो जिसकी अवगाहना कम होती है ना, वो थोड़े और ऊपर की तरफ ही रह पाते हैं, क्योंकि ऊपर से तो टॉप अलाइन है, टॉप में तो सबको आलोक के बिल्कुल छोर पर टच होना ही है, बस नीचे जितनी उनकी अवगाहना है उसके अकॉर्डिंगली वो जुड़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हाइट की अगर हम बात करें, ये एक गांव जो लिखा है मतलब 4000 कोस। देखिए एक योजन का यहाँ नाप दिया गया 1000 योजन इक्वल टू 4000 कोस। तो ये एक कोस हो गया यहाँ से यहाँ तक, जो अभी अपना वाला एक कोस है ना वैसा, तो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर जैसा हो गया। 2 किलोमीटर का जो एकदम टॉप एरिया, बस यहीं पर सिद्ध जीव रहते हैं। अब इनकी इसका लॉजिक क्या है कि इतने में ही क्यों रहते हैं, तो उसकी एक कैलकुलेशन आती है, वो कैलकुलेशन हम थोड़ा समझते हैं कि कोई भी जीव जो मोक्ष जा सकता है, आप में से कोई बताएं कि उनकी मिनिमम हाइट या मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, वही जीव मोक्ष जाते हैं। ऐसे तो देखिए मनुष्यों में मैक्सिमम हाइट क्या होती है, ऐसे सामान्य मनुष्य की बात करें 6 सर फीट 7। हाँ अभी तो 7 हाथ होती है नहीं, अभी आता नहीं, मैक्सिमम कोई भी आरे में, सर, या मैक्सिमम 3 कोस। 3 कोस, ठीक है। हाँ तो 3 कोस वाला मनुष्य मर करके अगर सिद्ध बने, तो इसमें एक नियम ये ध्यान में है ना सबके कि उनकी हाइट 2/3 रह जाती है। मतलब अगर 3 कोस वाला मनुष्य मर के सिद्ध बनता तो उसकी हाइट 2 कोस होती, और यहाँ पर हमारे पास 2 कोस एरिया ही नहीं है, इसलिए वो जीव कभी मोक्ष नहीं जाते हैं। तो मैक्सिमम जो मनुष्य मोक्ष जा सकते हैं वो है 500 धनुष, 500 मनुष्य। हाँ सर, और मिनिमम कितना है? 7 हाथ। 7 हाथ। तो नहीं, 7 हाथ मिनिमम नहीं है। भगवान सरोज जी महावीर आप की बताएं। हाँ सर, भगवान महावीर की 7 हाथ थी ना। और सर एक बार सिद्धों सरोज की जी को बोलने देते हैं, मंजू जी। सरोज जी हैंड हाँ रेज किया हुआ है आपने। सर, हाँ सर। 7 हाथ ही बताई हुई है। हाँ अभी 7 हाथ ही कह रहे हैं क्या? मिनिमम जो हाइट होती है ना, जो मनुष्य मर करके मोक्ष जा सकते हैं, वो होती है 2 हाथ। 2 हाथ हाइट वाला मनुष्य भी मरकर सिद्ध बन सकते हैं। तो अब क्या होता है ना, 2 हाथ वाला अगर मर के जाएगा तो कितना रहेगा? कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? तो उसका 2/3 करेंगे, तो उसका जो 2/3 एरिया है ना, बस उतना ही एरिया उनको चाहिए, लेकिन वो ऊपर से ही गिना जाता है। हाँ मंजू जी, आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? सर 2 हाथ वाला तो 5वें हारे में हो गया ना सर, 5वें हारे की है अवगाहना। 500 धनुष से 7 हाथ और 7 हाथ से 1 हाथ, ये अवगाहना 5वें हारे की। 5वें हारे में तो कोई मोक्ष नहीं जाता। हाँ महाविद्या से जा सकते हैं सर, सही बात है। महाविद्या क्षेत्र से अगर जाते हैं तो वो 500 धनुष उनकी हाइट होती देखिए अवगाहना जो बताई गई है ना आगमों में, जगन्य 2 हाथ है, उत्कृष्ट 500 धनुष है, और मध्यम 7 हाथ है। मध्यम में आता है ये 7 हाथ तो। है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो अब देखिए इस अवगाहना का जब हम 1/3 करते हैं, तो जैसे 2 हाथ का 1/3 कितना होगा? 1 हाथ और 8 अंगुल, अंगुल में भी हम नाप सकते हैं। तो इसी प्रकार से 500 धनुष की अवगाहना का 2/3 कितना हो जाएगा? 333 धनुष और 32 अंगुल। एक धनुष जो होता है ना वो 96 अंगुल का होता है, वो ध्यान रखें, 96 अंगुल। ये ऐसे जो हम नापते हैं ना, ये 4 अंगुल है, तो ऐसे टोटल 96 अंगुल का हो जाता है एक धनुष। और एक हाथ कितने अंगुल का होता है? एक हाथ में कितने अंगुल होते हैं? तो 24 अंगुल। हाँ 24 अंगुल। देखो आप नाप भी सकते हैं। हाथ का माप कैसे होता है पता है किसी को? हम कहते हैं एक सर हाथ मतलब क्या? हाँ, कोहनी से लेके यहाँ तक ये एक हाथ है, इसमें आप ऐसे नापेंगे ना उंगुल से, तो यहाँ 24 अंगुल ही बैठेंगे। सर ये मुट्ठी बंद करके नापा जाता है ना, एक हाथ। हाँ वो आप हाँ नापेंगे तो समझ में भी आ जाएगा 24 अंगुल कहाँ तक हो रहे हैं। हाँ, वहीं तक होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो ऐसे अंगुल, हाथ, और फिर धनुष कितना हुआ? एक धनुष में कितने हाथ होते हैं?
4 हाथ। 4 हाथ। तो ऐसे 4 टोटल हाथ। अंगुल में देखें तो 96 अंगुल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन अगर सामने आ गई तो हम चाहें तो किसी का भी 1/3 निकाल सकते हैं। तो आप घर पर एक ये एक्सरसाइज जरूर करें, 500 धनुष का 1/3 भी निकालें और 2 हाथ का 1/3 भी निकालें। तो वो जो अवगाहना आएगी ना, ये सिद्धों की मैक्सिमम और मिनिमम अवगाहना मिल जाएगी। और ये जो 1/6 पोर्शन आ रहा है ना, इसमें मैक्सिमम 500 धनुष वाले मनुष्यों की 1/3 यानी कि 333 धनुष और उसके साथ कितने अंगुल हुई, 32 अंगुल। ये 32 अंक। पोर्शन, ये इतना ही ये साइज होती है इसकी, जिसमें सिद्ध रहते हैं। तो सिद्ध जहां रहते हैं वहां से तो कितने ही कोस दूर है ये सिद्धशिला। ठीक है, तो भले हम इसको सिद्धशिला बोल भले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सिद्ध यहाँ रहते नहीं है। तो ये हमने सिद्धों की लोकेशन को भी समझ लिया, उनका टॉप अलाइनमेंट भी समझ लिया। तो अब आज के लिए मैं मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी इतनी ही रखता हूँ। अब थोड़ी सी जिज्ञासा समाधान कर लेते ताकि क्लास समय पे संपन्न हो सके। हाँ धीरेन्द्र जी। सर जैसे कहते हैं ना अटल अवगाहन, सिद्धों की तो अटल अवगाहन होती है ना, तो उनकी मेजरमेंट कैसे होगा? वो तो बहुत होते हैं 90 जोड़े। अटल अवगाहन अटल। का मतलब ये होता है कि जो उनकी अवगाहन है वो अटल रहेगी, बदलेगी नहीं, शाश्वत हो गई। अब शाश्वत हो गई मतलब अब नहीं बदलेगी, वो अटल हो गई है। नहीं बदलती तो है ना अटल अवगाहन, मतलब वो कितने बताते हैं ना, इतनी बड़ी होती है। हाँ मतलब उनकी सिद्धों की अवगाहन तो ज्यादा होती है ना, वो चाहे जितना मतलब अपने शरीर को नहीं या नहीं नहीं, वो आत्मा को चाहे बढ़ा जितना सकते नहीं हैं। कर सकते। जो जब डेथ के समय में जितनी हाइट है ना, बस उतनी ही उसका 2/3 अवगाहन उनको परमानेंट मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए। बढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल 1 इंच नहीं बढ़ा सकते। वो तो कोई मोमेंट ही नहीं होता उनमें, योग ही नहीं रहता है, कुछ भी नहीं कर सकते वो। तो अटल अवगाहन क्यों कहते हैं तो सर सिद्धों को? अटल इसलिए कहते हैं कि जो भी अवगाहन है ना वो अब अटल हो गई, वो परमानेंट हो गई है। उस अपेक्षा से अब अटल बदल नहीं शब्द। सकते। ठीक। ठीक है, और किसी की कोई जिज्ञासा लोक के बारे में? ऐसे देखिए बताने में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने संक्षिप्त में ही बताया है। जम्बूद्वीप को भी काफी संक्षिप्त में समझा हमने। तो मेरे यही था कि 1 घंटे की क्लास में पूरा लोग थोड़ा एक ब्रीफली कर ले, थोड़ा आइडिया लग गया। अब आपको किसी को और अधिक जानना हो और अधिक समझना हो तो बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, उसमें हम और कर सकते हैं। और बहुत जल्दी तेरापंथ संप्रदाय की भी एक पुस्तक आने वाली है लोक के बारे में चित्रों के साथ, उस पर भी अभी काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी वो पब्लिश हो जाएगी। साध्वी श्री जिन प्रभा जी ही इस पुस्तक पे काम कर रहे हैं। तो काफी अच्छी पुस्तक बन सकेगी, उसको भी हम फिर और पढ़ने में काम ले सकेंगे। तो फिलहाल जो बातें मैंने जानकारी के रूप में लोक के संबंध में दी है, उस पर अगर और कोई छोटे मोटे प्रश्न हो तो आप 1-2 मिनट का समय है उसमें पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, तो ओम और हम एंड कर रहा हूँ। ओ मैडम।